हाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरिम यूनियन बजट जो आज सुबह हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है। सो दिस वीडियो वुड बी ए डिटेल एनालिसिस ऑन द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25। सो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है सो दैट यू आर एबल टू स्टडी एंड रिवाइज। एंड ऑल्सो हम डिस्क्रिप्शन में 50 एमसीक्यू का सेट भी ऐड कर रहे हैं विच यू कैन डाउनलोड एंड रिवाइज। राइट, ये इंटरिम बजट कब तक इंपॉर्टेंट होगा? जब तक कि ना फुल फ्लेज बजट इलेक्शन के बाद आ जाए, तब तक के लिए जितने सारे एग्जाम्स है उस एग्जाम्स में ये इंटरिम बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनियन बजट होता क्या है। देखो, यहां पे जो यूनियन बजट है ये आर्टिकल 112, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 के हिसाब से यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट होता है सरकार का लेखा जोखा हिसाब, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा हुआ, ये सारा चीज सरकार पार्लियामेंट के थ्रू देश की जनता को बताती है। वो होता है यूनियन बजट। बाकी यूनियन बजट से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे आप डाउनलोड करके चीजों को पढ़ सकते हो। हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि क्या है। देखो, अगर मैं यूनियन बजट की बात करूं तो ये प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो कल हमने देखा था एक रिव्यू डॉक्यूमेंट, वो भी सेम डिपार्टमेंट ने रिलीज किया था। ये 1 फरवरी 2024 मतलब आज के दिन सुबह 11 बजे प्रेजेंट हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में टोटल ये 3 तरीके का फाइल होता है, मतलब एक ही फाइल में 3 तरीके का डेटा होता है, 3 अलग अलग पीरियड का। बजट एस्टिमेट होता है आने वाले साल का, रिवाइज एस्टिमेट होता है इस साल का, अभी भी 2 महीना बचा हुआ है, फरवरी का महीना पूरा, मार्च का महीना पूरा। तो वो 2 साल 10 महीना का जो भी खर्च हुए हैं, जो भी पैसा आया है, उसके बेसिस पे एक एस्टिमेट को रिवाइज किया जाता है और एक पुराना फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक्चुअल रिसीप्ट आउट होता है। इसे बोलते हैं यूनियन बजट। लेकिन यहां पे एक सवाल अभी भी है, राइट? तो देखो, सवाल ये है कि अगर आपको इन 3 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो सो दैट मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि इंटरिम यूनियन बजट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरिम यूनियन बजट देखो, कोई भी साल, जिस साल में जनरल इलेक्शंस होते हैं वो साल में पूरा साल का बजट नहीं लाती है सरकार। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान तो नहीं है, मतलब देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द इंटरिम बजट, बट यू नो द यूनियन गवर्नमेंट ऑलवेज चूज टू सीक द लोअर हाउस फॉर द अप्रूवल। क्यों? क्योंकि आगे जाके हो सकता है सरकार बदल जाए, एग्जीक्यूटिव्स बदल जाए, तो जिस वजह से पूरे साल का बजट को पेश नहीं किया जाता है। सो इसे बोला जाता है इंटरिम बजट। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे। अब बजट को शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से, व्हाट इज द साइज ऑफ बजट? ये बजट का साइज कितना है? 2024-25 के बजट का साइज कितना है? तो देखो, जो कैपिटल रिसीप्ट है ये 17.64 लाख करोड़ है। उसके बाद आता है नेट टैक्स रिसीप्ट, ये है 26.02 लाख करोड़। तो अगर कैपिटल रिसीप्ट की बात करूं, ये थोड़ा पिछले बजट से थोड़ा सा कम हो गया है। अगर मैं नेट रिसीप्ट की बात करूं, मतलब देखो, अगर पिछले साल की बात कर रहा हूं तो मैं बजट एस्टिमेट की बात कर रहा हूं। when आई एम कंपेयरिंग इट विद बजट एस्टिमेट, नॉट द रिवाइज एस्टिमेट, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। नेट जो नेट टैक्स रिसीप्ट है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, वैसे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू ये भी बढ़ गया है। टोटल बजट का जो साइज है ये 47.66 लाख करोड़ रुपए है। अगर मैं इसे एक्सपेंडिचर में दिखाऊं तो ये स्कीम एक्सपेंडिचर 19.96 है और अलग दूसरे तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं 27.70। कुल मिला के 47.66 लाख करोड़ का बजट है। तो देखो, ये सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एक कंपैरिजन, क्योंकि देखो कई बार ना कंपैरिजन भी इंटरिम में, मतलब क्योंकि इंटरिम बजट है तो आपको पिछले यूनियन बजट के कंपैरिजन में कुछ पूछ सकते हैं। तो पिछले यूनियन बजट का साइज क्या था? करेक्ट। तो पिछले यूनियन बजट का जो साइज था वो मैंने आपके लिए यहां पे दिखा दिया है। यू कैन कंपेयर एंड ऑब्वियसली यू कैन स्टडी। बढ़ेंगे आगे अब और बजट हाइलाइट्स में। देखो, अगर मैं बजट हाइलाइट्स की बात करूं तो यहां पे रियल जीडीपी को प्रोजेक्ट किया गया है कि 7.3% से बढ़ेगा। हम तो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है ही। एंड परसेंटेज टर्म्स में कितना है? इट्स 7.3। फिजिकल डेफिसिट भी बढ़िया ग्लाइड पाथ पे है, जहां पे हम उसे ईयर ऑन ईयर कम कर पा रहे हैं। अभी ये 4.6% एस्टिमेटेड है बाई 2025-26। ठीक है,
तो बाकी सारा डिटेल जो है आगे हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन देखो, जब हम यूनियन बजट की बात करते हैं तो एक सवाल शायद एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आपको इन टर्म्स ऑफ नॉलेज पता होना चाहिए कि देश का पहला बजट किसने पेश किया है। तो ये है उनका फोटो, आर के शनमुखन चेट्टी। ये देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो 1947-48 के यूनियन बजट को पेश किए थे, राइट। अब आगे बढ़ेंगे विजन ऑफ द यूनियन बजट। मतलब बेसिक सी बात है, अब 5 मिनट से हम एक्चुअल बजट में क्या बात कहा गया वो शुरू करने वाले हैं। तो देखो, विजन ऑफ द यूनियन बजट, इसमें क्या कहा गया है, विकसित भारत बाय 2047। 2047 में हम देश का आज़ादी का 100 साल मना रहे होंगे एंड उस वक्त तक हमें विकसित भारत बनना है, ये है विजन, राइट। प्रोस्पेरस भारत इन हार्मोनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। लेकिन देखो, एक सवाल है कि ये होगा कैसे, राइट। हम तो बोल दिया विकसित भारत, लेकिन होगा कैसे? तो ये होगा इस डेवलपमेंटल मंत्र से। सबसे पहले आया सबका साथ सबका विकास, जिसे कि बोला गया है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल। इसके बाद इसी को मॉडिफाई किया गया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ट्रस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसको बोला गया ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका प्रयास। सबके कोशिशों से ही इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, सिर्फ सरकार अकेले करने से कुछ नहीं होगा। सो डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, ये है मंत्र। अब इसी मंत्र को आगे लेके चीजों को डीप में समझेंगे कि इस मंत्र को सरकार ने बजट में किस तरीके से जीने की कोशिश की है, करेक्ट। तो आगे है प्रिंसिपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट में किस चीजों की बात की है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल फॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल, सोशल, सब तरीके का। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस या जीएसटी, क्योंकि देखो सरकार तभी कुछ कर सकती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जब सरकार के पास पैसे हो। सरकार के पास पैसा तो टैक्स से ही आएगा, राइट। मतलब टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्स। तो यहां पे बताया गया डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस विया जीएसटी। स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सेक्टर, brought savings and credit investment back on track. गिफ्ट आईएफएससी, राइट। गिफ्ट आईएफएससी एक्चुअली एक गेटवे है जो गुजरात के गांधीनगर शहर में बेस्ड है, करेक्ट। ये गेटवे किस चीज का है, पूरे दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ना ही कॉर्पोरेट टैक्स है ना ही इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक बहुत बढ़िया जगह है इन्वेस्ट करने के लिए एट ग्लोबल लेवल। ऊपर से ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, इसके अलग बेनिफिट्स हैं। Then proactive inflation management, all parts of the country becoming active participants in economic growth. Economic growth में सबका participants required है, ये बात कहा गया है। बढ़ेंगे आगे और इसी चीज को और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इस चीज को गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है इन डिफरेंट हेड्स, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बताया, देखो 2 फोकस एरिया उन्होंने बताया और स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर द अमृतकाल बताया 5। तो ये 2 फोकस एरिया क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है, ये हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले फोकस एरिया 1/2, राइट। देखो, ये फोकस एरिया 1/2 लिखने का मतलब यही है, इसको बजट में भी इसी तरीके से दिखाया गया है, राइट। डू नॉट गेट एनी कंफ्यूज कि सर ने 1/2 क्यों लिखा है, राइट। तो फोकस एरिया 1/2 मतलब 2 फोकस एरिया, जिसमें पहला फोकस एरिया क्या है, गरीब कल्याण देश का कल्याण, करेक्ट। गरीब कल्याण देश का कल्याण, ये है फोकस एरिया। देखो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसमें लीकेज होता था पहले, गरीबों को जब डीबीटी ट्रांसफर होता था, अगर उस सिस्टम में ही लीकेज है, अगर सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, देन देयर इज ए पेन। तो डीबीटी हैज लेड टू ए सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़। 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले नीति आयोग का ही रिपोर्ट आया था जिसमें इस चीज की पुष्टि की गई थी। देन क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि, राइट। स्ट्रीट वेंडर्स को भी कवर किया गया है। अगर आप डिक्लाइन देखोगे हेड काउंट रेशियो में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, तो ये बहुत अच्छे तरीके से डिक्लाइनिंग पाथ पे दिख रहा है, राइट। फोकस एरिया 1/2 में एक अगला चीज है, वो है एम्पावरिंग द यूथ। हमने गरीबों के लिए देख लिया, अब हमने यूथ के लिए देखना है। यूथ 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर द स्किल इंडिया मिशन। अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करना है तो स्किल इज द ओनली वे। हमने कल वाले वीडियो में भी यही चीज को समझा था, राइट। तो उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं जल्दी से चीजों को खत्म करूंगा।
फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशंस ऑफ यूथ 43 करोड़ सैंक्शन अंडर द पीएम मुद्रा योजना। इंक्रीज इन दी पीएम श्री बजट एलोकेशन, तो जिसके थ्रू यूथ को, छोटे बच्चों को एम्पावर किया जाएगा, राइट। छोटे बच्चे मतलब स्कूल लेवल पे जो है उनको एम्पावर किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक तीसरा चीज है जहां पे देखो अमृत पीढ़ी की बात की गई है। इस चीज के बारे में लिखता हूं मैं, अमृत पीढ़ी। अमृत पीढ़ी मतलब कौन है? अमृत पीढ़ी ये वो लोग हैं जो 2000 जो पिछले साल से 2047 के बीच में हैं, जो इकोनॉमी में योगदान करेंगे, जो इस वक्त स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस में पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए गवर्नमेंट ने, इस अमृत पीढ़ी के लिए गवर्नमेंट ने नए आईआईटीज, एम्स और यूनिवर्सिटीज खोलने की इच्छा रखी है, राइट। तो देखो एक डेटा भी उन्होंने दिखाया कि 2014 में 16 आईआईटी था, 23 में 23 हो गया। एम्स 2014 में 7 था, 22 में 22 हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटीज 2014 में 723 था, अब ये 1113 हो गया, राइट। तो ये है अमृत पीढ़ी के लिए स्किल होने का जरिया। तो इस पूरे चीज को मैं एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, बस ये देखने के लिए है। अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है तो आप यहां से कर सकते हो। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे फोकस एरिया 2x2 पे, कि फोकस एरिया 2x2 पे किस तरीके की बातें की गई हैं। वेलफेयर ऑफ द फार्मर, अन्नदाता, फार्मर्स को क्या बताया गया? अन्नदाता बताया गया है। जाहिर सी बात है वो अन्नदाता ही है, करेक्ट। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 1.8 करोड़ फार्मर्स अंडर द पीएम किसान। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर द पीएम फसल बीमा योजना। इंटीग्रेशन ऑफ 1361 मंडीज अंडर इनाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके हम किसानों की मदद कर सकते हैं, वही चीज बजट में भी कहा गया है, राइट। इंक्रीजिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंश्योर करता है कि उनका जो आउटपुट है वो कोई खरीदेगा। एमएसपी भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हमने कल डीपली डिस्कस किया था। अभी तो ये जिस तरीके से डेटा है यूनियन बजट में वो पूरा इन सिंक है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे फोकस एरिया 2.2 में और किन बातों की और कौन सी बातें की गई हैं। दूसरा बात किया गया है फोकस एरिया 2x2 में, वो है नारी शक्ति, ठीक है। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था आपका जो हमने लास्ट वाले स्लाइड में देखा, और दूसरा है नारी शक्ति। 30 करोड़ मुद्रा लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब एक सिंपल देखो, ये डेटा हमने कल भी देखा था, राइट। वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो कई सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है, आज के दिन में मतलब 22-23 में ये 37% है। तो इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मुद्रा लोन में लोन मिलना, इंक्रीज्ड फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 28%। मतलब हम स्कूल लेवल पे अगर जीआर देखेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो भी बढ़ गया है। उसके बाद 40% ऑफ द फीमेल एनरोलमेंट इन द स्टेम कोर्सेज एंड 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83 लाख एसएचजी टू बिकम लखपति दीदी। ये सारा बात कहा गया है, राइट। बढ़ेंगे आगे, और ये फिर से मैंने क्या किया है, दोनों चीज को एक स्लाइड पे दिखा दिया है, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे, करेक्ट। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आगे क्या है। स्ट्रैटेजी फॉर अमृतकाल, राइट। तो देखो ये स्ट्रैटेजी में उन्होंने इतनी सारी बातें की हैं। सबसे पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखो तीसरे को ना उन्होंने दो हिस्से में बांट दिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट 1/2 एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट 2/2। एंड पांचवा है आपका एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया गया है इन द इंटरिम बजट। सबसे पहला देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070, जो पंचामृत का टारगेट है कि 2030 तक हमें क्या मीट करना है, 2070 तक हमें मीट क्या करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी, ये कर रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, ठीक है। धीरे धीरे हम जो हमारे पेट्रोल है उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। पहले E10 था, अभी E20 भी आने लगा है, और भी रिसर्च चल रहे हैं ताकि हम हाइड्रोजन या अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करके इस नेट जीरो के चीज़ों को हम पूरा कर पाएँ, राइट, टारगेट को मीट कर पाएँ। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ बायो गैस मशीनरी, रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की है। तो ये सारा चीज़ हम आगे भी देखेंगे। मतलब कुछ चीज़ों
को हमें डीप में भी डिस्कस करना है, करेक्ट, वो हम आगे देखेंगे, जिसमें लोग पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाएंगे और क्या बेनिफिट होगा ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देख लेंगे, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक बस, राइट, कार्बन बहुत सेव होगा। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ई व्हीकल इकोसिस्टम बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग, तो इस तरीके से बात किया गया है। अगर नॉन फॉसिल फ्यूल्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की बात करोगे तो देखो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता ही जा रहा है। दिस शोज दैट थिंग्स आर मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन, राइट। ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात। इसके बाद हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में किस तरीके की बात की गई है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम अंडर द पीएम गति शक्ति टू इंप्रूव लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। बिल्कुल, अगर एफिशिएंसी बढ़ा दिया जाए तो कॉस्ट कमना एकदम तय है, राइट। और वो करेगा, वो होगा कैसे, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से, जो पीएम गति शक्ति मिशन के अंडर में बन रहा है। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट via बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज टू बी नेगोशिएटेड, लाइक यूके के साथ हम कर रहे हैं, यूएई के साथ कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुके हैं, जापान के साथ हमने बहुत पहले किया था। एक्सपेंशन ऑफ एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट एक्ट अंडर उड़ान स्कीम, पूरे देश का हर नागरिक स्कीम के तहत। प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विया मेट्रो एंड नमो भारत, अभी हमने रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देखा है, राइट। तो ये मेट्रो रेल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, बट यस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इसी से बढ़ती है। व्हेन गाजियाबाद इज कनेक्टेड टू दिल्ली, इट डज मीन दैट पीपल ऑफ गाजियाबाद कैन ट्रैवल टू दिल्ली फास्टर एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी बेटर। तो ऐसा जब हम छोटे छोटे क्लस्टर्स में और भी बड़े शहरों को छोटे शहरों से जोड़ेंगे, वो एक्चुअली बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को बूम करेगा, राइट। अल्टीमेटली उससे होगा क्या, हमें दिखता है कि लोगों का टाइम सेव होता है, लेकिन एक्चुअली में वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वो लीप्स एंड बाउंड्स में बेनिफिट करता है। तो देखो ये सारा चीज का हमें एक बोल सकते हो प्रूफ मिलता है ये डेटा देखकर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सालों साल से देखो जो ग्रोथ है वो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमी में बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है आने वाले समय में। अगर हम एफडीआई की बात करें तो देखो एफडीआई भी क्या हुआ है, मोर देन डबल हुआ है, आप देख सकते हो डेटा में। बढ़ेंगे आगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और चीज है इंप्रूविंग इन दी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। नेशनल हाईवे देखो 15 से 2022 फाइनेंशियल ईयर में कितना बढ़ गया है, वैसे ही कार्गो ट्रैफिक बढ़ गया है, वैसे ही इलेक्ट्रिक रेल रोड बढ़ गया है, वैसे ही एयरक्राफ्ट मूवमेंट है ना बढ़ गया है, वैसे ही नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी बढ़ गया है। तो देखो ये जो छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स है ना, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डेटा भी याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये डाउनलोड करके ही पढ़ना होगा, करेक्ट। चलो मैं आगे चलता हूं और बात करते हैं हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट 1/2 की, राइट। तो देखो जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट 1/2 की बात करते हैं तो यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक सबसे पहला आता है, टू असिस्ट स्टेट इन ए फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप बात करो, नंबर ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो बहुत सारा स्कीम्स है गवर्नमेंट का, राइट। मतलब देखो बेसिकली आप अगर ऐसे सोचोगे कि ना हाउ मेनी वुमेन्स आर रजिस्टर्ड इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज एंटीनेटल केयर, टू गेट एंटीनेटल केयर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए इससे क्या बेहतर होगा। इससे एमएमआर बेहतर होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बेहतर होगा, राइट। इससे इम्यूनाइजेशन अच्छा होगा, मतलब आने वाली जो देश के बच्चे हैं वो बहुत स्वस्थ हेल्दी होंगे, राइट। सो दैट इज द रीजन। वैसे ही यहाँ का आप पीएम जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसका डेटा आप देख सकते हो, वो भी कितने बढ़िया से इंक्रीज हुआ है। हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट ने ये बताया कि एक सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.2 एक्सपेडाइट किया जाएगा। मतलब बेसिक सी बात ये है, इसको हम आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा डीप में आगे भी देखेंगे, मैंने स्लाइड पे डाला हुआ है। तो देखो बेसिक यहाँ पे ये कहा गया है जो अलग अलग छोटे छोटे स्कीम्स चल रहे हैं ना, इन सारे को क्लब कर दिया जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल पोषण 2.2 आया, उसके पहले पिछले साल सक्षम आंगनबाड़ी आया, उसके पहले पोषण 2.2 आया। अब ये सारे को एक जगह मर्ज कर रहे हैं मिशन इंद्रधनुष को, सो दैट थिंग्स कैन बी डिलीवर्ड इन ए मच ऑप्टिमाइज्ड वे। एक यूविन प्लेटफॉर्म भी आ रहा है जो पूरे इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स को और बढ़िया से रोल आउट करेगा एंड सारा चीज को एक जगह दिखाएगा, करेक्ट। चलो
बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट 2.2। इसमें हाउसिंग की बात की गई है। हाउसिंग में क्या है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये अपने 3 करोड़ के टारगेट को बहुत जल्दी मीट करने वाला है, एंड जो एडिशनल 2 करोड़ का टारगेट है वो नेक्स्ट 5 साल में मीट हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के एलोकेशन की बात करोगे तो देखो ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। वैसे ही टूरिज्म को लेके बात किया गया है कि स्टेट को, मतलब हर राज्य सरकार को ये इनकरेज किया जाएगा कि आप अपने छोटे छोटे जो टूरिज्म स्पॉट्स है उन्हें डेवलप करो। उसके लिए जो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हेल्प भी करने के लिए तैयार है। इससे होगा क्या, व्हेन स्मॉल स्टेट्स और यू कैन अंडरस्टैंड, जब कोई भी स्टेट अपने किसी टूरिज्म एरिया को डेवलप करता है तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है, क्योंकि एक टूरिस्ट वाला जगह पे मल्टीपल होटल्स आते हैं, मल्टीपल शॉप्स खुलता है, राइट। ट्रैवलिंग एजेंसीज का काम शुरू होता है, वहाँ पे रोडवेज का काम, बस आना जाना शुरू होता है। सो मल्टीपल बेनिफिट, एंड लोग आते हैं घूमने, तो लोग पैसा खर्चा करते हैं इकोनॉमी में, मतलब इट गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी। सो टूरिज्म इज वन सच थिंग जिसे बहुत सीरियसली लिया गया है इस यूनियन बजट में, करेक्ट। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो देखो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने ये बात किया है कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज को बूस्ट किया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो डैप, इसको एक्सपैंड किया जाएगा इन ऑल दी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। वैसे ही आत्मनिर्भरता के लिए जो ऑयल सीड अभियान है इसको चलाया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा डीप में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो ये ब्लू रेवोल्यूशन के लिए क्या है, बजट इंक्रीज किया गया है। वैसे ही पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, इसके लिए भी बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है। तो दिस डज मीन कि ये जो सारी बातें की जा रही है दिस आर बैक्ड बाय द मनी पावर, बिकॉज विदाउट मनी तो ये संभव है ही नहीं। तो ये है स्ट्रेटेजी फॉर अमृत काल। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिसिलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो देखो कल भी वीडियो में हमने रिसिलेंट परफॉर्मेंस डिस्कस किया है, राइट। ये एग्जैक्टली उसी तरीके का डेटा है इसमें, इसीलिए मैं सिर्फ आपको डेटा दिखाऊंगा, बहुत डीप में डिस्कस नहीं करूंगा, राइट। आप कल वाले वीडियो को देखना जिसमें मैंने रिव्यू का डिस्कस किया है, उसमें बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी रेसिलेंट है, क्योंकि उस रिव्यू डॉक्यूमेंट में तो पूरा एक चैप्टर ही दिया गया है, राइट। चलो, रेसिलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें देखो डिक्लाइनिंग कैट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जाहिर सी बात है, मैंने कल बताया था जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उन दोनों का गैप जितना कमता जाएगा, राइट। किस चीज का गैप, एक्चुअली देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, राइट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का गैप जितना कम होते जाएगा उतना बेटर हमारा जीडीपी होगा। किस तरीके से, एक सिंपल फॉर्मूला से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट। ये है एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो एक्स माइनस एम इंडिया के केस में नेगेटिव में है, तो सोचो ओवरऑल जीडीपी से एक अमाउंट को माइनस करना पड़ता है हमें, करेक्ट। सो तो हम जब ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसके डिफरेंस को जितना कम करेंगे उतना बेटर हमें हमारा सीआईडी मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, उतना रोबस्ट हमारा इकोनॉमी होगा। कैसे क्या, ये सारा कल के वीडियो को भी आपको देखना है, सो दैट यू कैन कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन ए मच बेटर वे। वैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखोगे तो ये इकोनॉमी में कमता हुआ दिख रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर क्या मुझे ये सब डेटा याद करना होगा? बिल्कुल, आपको ये डेटा पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द ईयर 22-23 एज पर द इंटरिम बजट इज 3.2। तो ये तो याद आपको करना पड़ेगा। वैसे ही और भी 2 डेटा की बात उसमें की गई है, वो है रिसिलेंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में डिक्लाइनिंग जीएनपीज एस ऑफ ग्रॉस एडवांसेस, ठीक है। तो देखो सितंबर, ये कल का ही डेटा है, उसको यहाँ पे भी दिया गया है, राइट। बट क्योंकि ये बजट फाइल में है मुझे दिखाना जरूरी है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, लेकिन इसका डिटेल डिस्कशन मैंने कल के वीडियो में किया। तो इसमें भी देखो जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, ये गिरता हुआ दिख रहा है, विच इज अगेन वेरी गुड। वैसे ही राइजिंग वॉल्यूम ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ डेटा एक्चुअली टेल्स द ट्रूथ कि हाँ हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर नहीं रहे हैं, इकोनॉमी डिजिटल हो रहा है। एंड जब इकोनॉमी डिजिटल होता है दैट डज मीन द इकोनॉमी इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन, बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं बता दूं, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ना इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी का फॉर्मलाइज होना, बट दिस डज सोच कि धीरे धीरे इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे, और थोड़ा थोड़ा 2 डेटा आया है, वो है एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। भी देखो आप, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, फॉल इन दी हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट।
कोविड के टाइम पे थोड़ा सा देखो बढ़ा हुआ था, बट उसके बावजूद मतलब उसके बाद में भी आरबीआई ने उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए हैं। ये डेटा नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे टैक्सेशन रिफॉर्म्स की तरफ कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स में किस तरीके की बात यूनियन बजट में की गई है। एक है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स, नंबर ऑफ रिटर्न फाइल स्वेल टू 2.4 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गुना, राइट, 2.4 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ है। फास्टर रिफंड, जो रिफंड में पहले 93 डेज लगते थे, वो रिफंड में आज सिर्फ 10 दिन का समय लगता है, राइट। ये एवरेज समय है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊं, ये तो 2 से 3 दिन में होता हुआ देखा है मैंने, मतलब मेरे खुद के साथ में खुद के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। 2 से 3 दिन में ये हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटलाइजेशन, राइट, और यू कैन सी यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे ही ये सारा डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। चलो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे टैक्सेशन प्रपोजल्स में किस तरीके की बात की है। तो देखो टैक्सेशन प्रपोजल्स में एज सच बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया है। आईएफएससीए यूनिट में जो 31/3/2024 को कुछ कुछ चीज एक्सपायर कर रहा था, उसको 31/3/2025 मतलब 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। वैसा ही विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड 25,000 तक अप टू फाइनेंशियल ईयर 10 एंड फाइनेंशियल 11 से 15 तक अप टू ₹10,000 का विड्रॉल ये डिमांड कर सकते हो, एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1 करोड़ टैक्स पेयर, मतलब पुराना हिसाब किताबों को फिर से लोगों को उसे सही करने का मौका दिया गया है, राइट। देखेंगे आगे और कुछ टैक्स प्रपोजल्स। तो देखो ये एक्चुअली प्रपोजल नहीं है, ये रिटेंशन है। मतलब पिछले साल जो सरकार ने टैक्स में चेंज किया था वो एग्जैक्टली कंटिन्यू किया गया है। देयर इज नो चेंज इन द टैक्स स्लैब, टैक्स रेट, नथिंग, इट्स एग्जैक्टली दी सेम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे एग्जैक्टली पार्ट बी पे, लेकिन इस बार की यूनियन बजट में एज सच पार्ट ए और पार्ट बी नहीं आया था, बट लेट मी डिस्कस सम की इंपॉर्टेंट डेटा विथ यू। ठीक है, सो ऐसे कौन से की इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं बढ़ता हूं आगे। आगे वाले स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो ये है वो मैजिकल स्लाइड जिसमें सारा डेटा दिया हुआ है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.1 है, मतलब यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट टोटल रिसिप्ट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू अकाउंट पे कितना है, कैपिटल अकाउंट पे कितना है, इसमें से नेट टैक्स, नॉन टैक्स है ना, रिकवरी ऑफ लोन, सारा ही डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये है मैजिकल फिगर, राइट। न्यूज वाले ऐसा लिख रहे हैं कि दिस इज ए मैजिकल फिगर, आगे देखेंगे हम। तो देखो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आपको बहुत सारा डेटा मिल रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए द बेस्ट वे इज टू डू इज आप डाउनलोड करके इसका एक ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसको मल्टीपल टाइम्स देखो, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे हम। अब देखेंगे ये जो रुपी है ये कहाँ से आता है। देखो ये है इस साल का डेटा 2024-25 का डेटा, लेकिन ये जो है ना ये आपके कंपैरिजन के लिए मैंने पुराना डेटा रख दिया है। ये है 2023-2024 का, राइट। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ इंक्रीज हुआ है, कुछ कुछ चीज़ डिक्रीज हुआ है, करेक्ट। वो कंपैरिजन डाउनलोड करके आपको करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटी 28, ठीक है, 28% बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज से आता है। इनकम टैक्स से 19%, मतलब 19 रुपये आता है, 100 रुपये का 19 रुपये इनकम टैक्स से आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये आता है। कॉर्पोरेट टैक्स से 17 रुपये आता है। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18 रुपये आता है, राइट। नॉन टैक्स रिसीप्ट से 7 रुपये आता है। नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट से 1 रुपये आता है। कस्टम से 4 रुपये आता है। इस तरीके का रुपी का फॉर्मेशन है कि सरकार को किस तरीके से पैसा रिसीव होता है। तो जाहिर सी बात है, हमने रिसीव देखा तो हमको खर्च भी देखने होंगे। तो ये है खर्च, वेयर डज रुपीज गोज टू। तो रुपी कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20 रुपये जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8 रुपये जाता है, सब्सिडी में 6 रुपये, डिफेंस में 8 रुपये, स्कीम्स में 16 रुपये, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 8 रुपये, स्टेट शेयर में 20% मतलब 20 रुपये, अदर एक्सपेंडिचर में 9 रुपये एंड पेंशन में 4 रुपये, करेक्ट। तो इस तरीके से रुपी जाता है। अब कुछ हम देखेंगे डेटा जहाँ पे मिनिस्ट्रियल एलोकेशन को देखेंगे, राइट। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 2.7, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 एंड इस तरीके से बाकी सारा आपको पढ़ना है। एंड देखो आपको लगेगा सर कितने सारे मिनिस्ट्री है, क्या मुझे सब याद करना है। सबसे पहला देखो जितना मैंने यहाँ डाला है इतना तो पहले याद करो, क्योंकि इतना गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है, राइट। तो इतना तो आपको याद करना होगा, फिर बात का बाद में सोचो,
फर्स्ट यू रिमेंबर दिस, वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आप ये सोचना शुरू करो क्या मुझे बाकी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। करेक्ट। एलोकेशन इन मेजर स्कीम्स, ये आप देख सकते हो, सब स्कीम्स में अमाउंट को क्या हुआ, बढ़ाया गया है। कितना अमाउंट है ये आपको पढ़ना होगा, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेटा को देखते हैं, डेफिसिट डेटा को देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या रहा है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.1 रहा है, जो हमने पहले भी देखा था। रेवेन्यू डेफिसिट 2.0 है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.8 है, प्राइमरी डेफिसिट 1.5% है। राइट। तो ये चारों आपको याद करना होगा। अब आपको मैं बताऊं, अगर इन चारों में आप डिफरेंस नहीं समझते हो तो मैंने आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज किया है। वो क्या, वो है कि इन चारों का डेफिनेशन मैंने यहां पे डाल दिया है, आपको डाउनलोड करके चीजों को पढ़ना होगा। करेक्ट। मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे, मैं बढ़ता हूं आगे और देखते हैं डेफिसिट ट्रेंड्स। तो देखो इस तरीके से डेफिसिट ट्रेंड आप देख सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से ईयर ऑन ईयर ये ग्लाइड पाथ पे है, एंड इट इज वेरी गुड। जब ये जो डेफिसिट है ये नीचे गिरता हुआ, ये जब नीचे गिरता हुआ हमें दिखता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि दी जो फिस्कल डिसिप्लिन है ना उसे मेंटेन किया जा रहा है, एंड वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एफआरबीएम एक्ट उसी के लिए बना था। करेक्ट। चलो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे सम की डेटा फ्रॉम दी बजट ट्रेंड्स। इसमें देखेंगे नेक्स्ट साइड में सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। हमने देखा डेफिसिट कितना है 5.1, तो मतलब 100 रुपए में 5 रुपए 10 पैसा हमें उधार मांगना पड़ेगा। तो उधार हम कहाँ मांग रहे हैं एक्चुअली में, अगर देखोगे सबसे बड़ा जो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब ये जो डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं हर 100 रुपए में 5 रुपए 10 पैसा की कमी, इस डेफिसिट को हम कहाँ से भरेंगे। सबसे मेजर सोर्स है मार्केट बोरोइंग्स, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में हमने डेटा भी देखा था कि मार्केट बोरोइंग्स में, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में है उसमें फॉरेन बैंक्स बहुत पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले जेपी मॉर्गन ने अपने इंडेक्स में उसे इंक्लूड किया था। सो यू नो देयर आर फ्यू थिंग्स, आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू करंट अफेयर। करेक्ट। तो सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग में आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि सबसे बड़ा सोर्स क्या है, मार्केट बोरोइंग्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो भारत सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो देखो इस तरीके का कॉम्पोजिशन है। अगर देखोगे ये जो सबसे बड़ा स्लैब आपको दिखता है, राइट, सबसे बड़ा जो दो स्लैब दिखता है, एक है ये गवर्नमेंट स्कीम्स का, दूसरा क्या है, अदर सेंट्रली सेक्टर एक्सपेंडिचर। राइट। बाकी फाइनेंस कमीशन ये आप देख सकते हो, है ना, 3.5 ये अदर है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये सारा आप देख सकते हो। इसमें आपको देखो पता क्या होना चाहिए कि 15.9 ये सबसे बड़ा है, एंड दिस इज अदर सेंट्रली सेक्टर एक्सपेंडिचर। करेक्ट। तो इसीलिए आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है ताकि आप इन माइन्यूट डेटा को रिवीजन कर पाओ। सारा आपको एक जगह पे मिलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग से दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है। अभी देखो जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम सालों साल से करते आ रहे हैं ना, उसका बेनिफिट हमें आता हुआ दिख रहा है। तो देखो यही है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे देश को लॉन्ग टर्म में आगे लेके जाएगा, एंड भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बढ़ा रही है हर यूनियन बजट पे। इस डेटा के थ्रू आप देख सकते हो। राइट। चलो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम दी बजट। तो ये मैं बहुत शॉर्ट तरीके से कवर करूंगा क्योंकि आपको पढ़ना है यहाँ पे। राइट। तो इतने सारे हेड्स में मैं इसे कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले होगा ए न्यू कॉर्पस ऑफ रुपीज ऑफ 1 लाख करोड़। तो देखो ये जो नया कॉर्पस है ये किसे दिया गया? ये जो नया कॉर्पस सरकार ने क्रिएट किया टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर का मतलब क्या है? ये वो उभरते हुए सेक्टर, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारा उभरता हुआ सेक्टर है। उभरता हुआ सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार ने एक 1 लाख करोड़ का क्या किया है? एक कॉर्पस क्रिएट किया है। द कॉर्पस विल बी एस्टेब्लिश्ड विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। मतलब यू जस्ट इमेजिन द वे दे वर्क, राइट। तो मतलब बहुत बढ़िया काम होने वाला है आने वाले दिनों में व्हेन दिस इज फाइनली क्रिएटेड। ये तो यूनियन बजट में मतलब एलोकेट किया गया है, बट
इसमें रियलिटी तो बाद में आता है, राइट, बिकॉज यूनियन बजट में हर चीज इमीडिएटली नहीं होता है, यूनियन बजट में बस अनाउंस किया जाता है, सो दिस इज वन सच अनाउंसमेंट। वैसे ही दूसरा देखते हैं आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, राइट। ये जो आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स हैं सच एस मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसेमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, इनके आत्मनिर्भरता के लिए, राइट, आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान को प्रपोज किया गया है एंड ए स्ट्रेटजी विल बी फॉर्मुलेटेड इन ए लेटर डेट, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है। चलो वैसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं, गवर्नमेंट टू लॉन्च स्कीम टू हेल्प डिजर्विंग मिलियंस डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ मिडिल क्लास, राइट। कैसे? देखो कोविड के टाइम, मतलब कोविड के टाइम बहुत लोग का मतलब घर चला गया, राइट, बिकॉज ऑफ मेनी मेनी रीजंस, चैलेंजेस ड्यू टू कोविड, आप ऐसे समझो, राइट। बहुत लोग चॉल में रहते हैं, रेंटेड होम में रहते हैं, तो जो हमने डिस्कस शुरू में किया था ना कि 2 करोड़ नया हाउस अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंडर में टारगेट लिया जाएगा, और 3 करोड़ का जो टारगेट है उसे बहुत जल्द अचीव कर लिया जाएगा, वो अचीव नहीं हुआ है, और 2 करोड़ अगले 5 साल में मीट किया जाएगा, ये बात उन्होंने की है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, और सोलर रूफटॉप सोलराइजेशन की बात की है। तो देखो रूफटॉप सोलराइजेशन में क्या होगा, 300 यूनिट बिजली एक इंसान, मतलब एक परिवार अपने लिए अपने छत से बना सकता है, राइट, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सेविंग्स ऑफ 15 to 18,000 रुपीज एनुअली। बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होता है, राइट, बात ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे भी हम चार्ज कर सकते हैं, इसमें ऑन्टरप्रीनियरशिप अपॉर्चुनिटीज भी आएगा, क्योंकि जो वेंडर्स होंगे सोलर सेल्स के, जो सोलर स्पेस पे काम करेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मोर प्रोडक्शन, मोर ग्रोथ टू द इकोनॉमी, राइट। तो ये सारा बात सोलर रूफटॉप सोलराइजेशन में किया गया है। वैसे ही हम आगे देखेंगे ग्रीन एनर्जी की बात की गई है, स्ट्रैटेजी फॉर अमृत काल की गई है, राइट। ये सारा आपको पढ़ना होगा, वंस यू डाउनलोड यू विल हैव टू रीड दिस। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क टू बी सेटअप। एक्वा पार्क आपको ध्यान होगा पीएम मत्स्य संपदा योजना की वजह से हमारा जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट है उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ आया है, एंड उसका डेटा भी सरकार ने दिया कि एक्सपोर्ट को हमने 1 लाख करोड़ से डबल कर पाए हैं बिकॉज ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना, एंड ऑल्सो वी वेर एबल टू जनरेट 55 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से नए कुछ क्लाइमेट रेसिलेंट स्कीम, ब्लू इकोनॉमी 2.0 आगे जाके लॉन्च होने वाला है, और ये जो 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क लॉन्च होगा बेसिकली इससे भी पूरे इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, बिकॉज देखो गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि यही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज भी फॉर्म की है, राइट। तो ये सारा बात इसमें किया गया है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे यूविन प्लेटफॉर्म, जो मैं हेल्थ की बात कर रहा था, तो देखो एक नया यूविन प्लेटफॉर्म बनेगा। बेसिक सी बात है, यूविन प्लेटफॉर्म क्या है? यूविन प्लेटफॉर्म पूरे इम्यूनाइजेशन को एक जगह पे रखने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो इससे होगा क्या, देखो छोटे बच्चों में ना बहुत सारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, बीसीजी का उनका लगता है, हेपेटाइटिस का, तो ये सारा चीज जब टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में रहेगा तो पेरेंट्स कैन एक्चुअली ट्रैक देम, एंड इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट, गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिट है कि आने वाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत हेल्दी होने वाली है, राइट। सो यूजिंग टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू डू इट। वैसे ही जो यंग गर्ल्स के लिए बिटवीन 19 to 14 जो सर्वाइकल कैंसर है, उस सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रोल आउट इन द फ्यूचर। तो ये सारा यूविन के थ्रू करने वाली है। देखो आपको ध्यान होगा, आप कंफ्यूज नहीं होना, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए था, ये यूविन है, राइट, मतलब इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग वर्ड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक जीडीपी का एक नया यू कैन से एक डेफिनेशन टाइप का दिया है, जिसे आपको पता होना चाहिए बिकॉज इससे सवाल बन सकता है। फोकस ऑन ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। क्या है? गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, राइट। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा यूनियन बजट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से खत्म होता है, और हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।